नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। चीन की इकोनॉमी में मंदी के सुर लगातार सुनाई देने लगे हैं। लोग खर्चा कम कर रहे हैं और बेरोजगारी इतनी कि चीन की सरकार ने डेटा देना ही बंद कर दिया है। कच्चे तेल के दाम 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और एप्पल ने नई सीरीज को लेकर के बाजार में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। यूरोपियन यूनियन में ब्याज दरों पर गुरुवार को क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर सभी की नजरें हैं। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। अमेरिका के सेब और अखरोट पर पहले की ही तरह जारी रहेगी इंपोर्ट ड्यूटी। अमेरिका के जवाब में बढ़ाई गई एडिशनल ड्यूटी में की गई है कमी। भारत में किसानों के लिए उत्पादन और कीमतों पर नहीं होगा असर, वाणिज्य मंत्री का बयान। अगस्त महीने में रिटेल महंगाई दर में गिरावट। जुलाई में 7.44% से घटकर अगस्त में 6.83% पर पहुंची महंगाई दर। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी घटी, 9.94 पर पहुंची। वैश्विक मुश्किलों के बीच एप्पल ने उतारी अपनी नई सीरीज आईफोन 15 और 15 प्लस के लिए प्री ऑर्डर्स 15 सितंबर से शुरू होंगे। सेल्स 22 सितंबर से। कीमतों में बढ़ोतरी नहीं। और नए WTO रिपोर्ट का दावा। बीते 6 सालों में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ी शिकायतों की संख्या में 9 गुने का इजाफा। इंडोनेशिया, चीन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के खिलाफ देशों के शिकायतों का दिया हवाला। ये हमारी आज की टॉप लाइंस जो आपको बांधे रखेंगे अगले आधे घंटे तक। और सबसे पहले वाराणसी में जो G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस की वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है, शुरुआत उससे करते हैं। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की 2 दिनों की बैठक आज से वाराणसी में शुरू हो गई है। चौथी और आखिरी बैठक में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर फोकस किया गया है। साथ ही G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप में सूचीबद्ध कार्यों के क्षेत्राधिकार, आईओज और संबंधित हितधारकों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा की जा रही है। SFWG का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ाने के लिए मदद करना और ऐसा करते हुए पेरिस समझौते और 2030 का जो एजेंडा है उसमें तेजी लाना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप के लिए 3 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इसमें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र तैयार करना, सतत विकास लक्ष्यों के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना और इस दिशा में वित्त पोषण के लिए यानी फाइनेंस के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना। ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र स्थिरता पर भारत की फोकस और भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को दिखाते हैं। खास बात ये कि 2023 G20 सतत विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से अपनाने के लिए वाराणसी में चौथी बैठक के दौरान क्रमशः गुवाहाटी, उदयपुर और महाबलीपुरम में आयोजित पहली, दूसरी और तीसरी बैठक के बाद आज चर्चा की जा रही है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका से आने वाले सेब और अखरोट पर 50% और 100% का मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क लगातार जारी रहेगा। भारत सरकार ने उन उत्पादों पर से केवल 20% का एडिशनल ड्यूटी जो लगाई गई थी उसको हटाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस मामले में स्पष्टीकरण दिया है। अमेरिकी बादामों पर MFN दर 100 रुपए प्रति किलोग्राम अब भी लागू रहेगी। अमेरिकी बादाम पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त MFN दर हटाई गई है। भारत की ओर से अतिरिक्त शुल्क में कमी से घरेलू सेब और बादाम उत्पादों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उधर अमेरिका ने भी भारत से इस्पात और एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर विश्व व्यापार संगठन के जुड़े जो विवाद था उसका अब समाधान दे दिया है। तो एक तरह से जो रिटेलिटरी हमने ड्यूटीज लगाई थी उस पर एक तरह से कटौती की गई है। और अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क को लेकर के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, USA पे लगती है। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, USA को फर्क पड़ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है। और अब बात शेयर बाजारों की। शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से, जहां से संकेत मिलने शुरू हो गए थे आज सुबह ही, लेकिन आज
बाजारों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। 20,073 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दिया, 43 अंक नीचे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी सी देर के लिए बढ़त का सिलसिला दिखा था, लेकिन अब फिर से सेंसेक्स में गिरावट का दौर 67,168 का स्तर दिखाई दिया। इस वक्त 103 अंक नीचे सेंसेक्स कारोबार कर रहा है और निफ्टी में भी 21 अंकों की गिरावट। थोड़ी देर पहले के ये आंकड़े फ्लैट कारोबार की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब गिरावट का दौर है वो जो शुरू हो चुका है। मिड कैप में भी गिरावट इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन स्मॉल कैप ऊपर नजर आ रहे हैं ट्रेड करते हुए। देखते हैं कि और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हलचल नजर आ रही है। टॉप गेनर्स की बात करें तो पावर ग्रिड, टाटा स्टील, सन फार्मा और एनटीपीसी, रिलायंस पर आप देख सकते हैं और 0.84% की बढ़त जो है वो पावर ग्रिड में दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पर थोड़ा सा देखते हैं कि कहां पर इस वक्त लूजर्स, यानी जहां पर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है निवेशकों का, वहां पर निगाह डालते हैं। और आज के टॉप लूजर्स जो हैं उसमें HCL टेक 0.67% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। TCS, विप्रो, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट दिखाई दे रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि बाजारों में लगातार ये जो मिक्स्ड वोलेटाइल बाजार है वो कब तक रहेगा, स्थिरता का माहौल कब शुरू होगा। लेकिन भारत के लिए इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो कच्चे तेल हैं उसके दाम में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो 92 का स्तर देखा गया, जो कि भारत के लिए काफ़ी हाई कहा जा सकता है। लगातार हम देख रहे हैं तो जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें इसलिए उछाल देखा जा रहा है क्योंकि जो ओपेक हैं उन्होंने डिमांड में ज़्यादा बढ़ोतरी की रिपोर्ट जारी की है और उसके बाद ये लगातार तेजी देखी जा रही है। लेकिन कच्चा तेल जो 92 का स्तर देखा जा रहा है वो बहुत अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। और अब आपको दिखाते हैं कि कारोबार जगत की दूसरी और कौन सी खबरें हैं, आइए दिखाते हैं आपको बिजनेस बज़ फटाफट अंदाज में। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। मंगलवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में रिटेल महंगाई दर सालाना आधार पर कम होकर 6.83% पर आ गई है, जबकि इससे पहले जुलाई में महंगाई दर 7.4% दर्ज की गई थी, जो 15 माह का उच्चतम स्तर था। वहीं फूड प्राइस इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए रिटेल महंगाई दर के 6% रहने का अनुमान लगाया था। देश का औद्योगिक उत्पादन जुलाई महीने में 5.7% बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी महीने में 2.2% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन जुलाई 2023 में 4.6% बढ़ा है। वहीं खनन उत्पादन में 10.7% और बिजली उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई है। भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अगस्त में सालाना आधार पर लगभग 23% बढ़कर 1.24 करोड़ पर पहुंच गई। ये आंकड़ा 1.18 करोड़ के कोविड पूर्व स्तर से 6% अधिक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल वाहनों की खरीद पर 10% अतिरिक्त GST लगाने संबंधित प्रस्ताव की खबरों को गलत ठहराया है। गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। स्पाइस जेट ने काल एयरवेज और उसके प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपए के ऑर्डर में से 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में ये जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने लो कॉस्ट एयरलाइंस को भुगतान पूरा करने को कहा था। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस फर्जी ट्रेड में शामिल होने के लिए 7 संस्थाओं पर कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा कि रिवर्सल ट्रेडिंग कर संस्थाओं ने PFUTP मानदंडों का उल्लंघन किया है। वंदे भारत ट्रेनों के कोच बनाने के लिए आदित्य बिरला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और इटली की मेट्रा SPA ने करार किया है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य भारत में हाई स्पीड एल्युमिनियम रेल कोच बनाने के लिए बड़े साइज के एल्युमिनियम एक्सट्रूजन और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी को लाना है। इटली की कंपनी एक्सचर्ड और वैल्यू एडेड एल्युमिनियम एक्सट्रूजन का उत्पादन करने में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। IT सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी IBM का मानना है कि घरेलू बाजार पर मंदी का कोई असर नहीं है। IBM के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल ने कहा कि जब आप भारत के सभी संकेतकों, व्यापक और सूक्ष्म क्षेत्रों को देखते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हमने यहाँ मंदी देखी हो, विशेष रूप से उन बुनियादी चीजों के संदर्भ में जहाँ बाजार बढ़ रहा है। घरेलू बाजार में कोई मंदी नहीं है।
भारतीय आईटी इंडस्ट्री में मंदी का कोई असर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पार है आज का फोकस, और आज का फोकस होगा इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी की दिशा में और आगे ले जाने के लिए क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया है, यही है हमारा आज का फोकस। और भारत की बड़ी पहल पर इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत कर दी गई। ये जैव ईंधन को बढ़ावा देगा। भारत सहित इसके सदस्य देशों में अमेरिका, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मॉरिशस, यूएई और बांग्लादेश शामिल। G20 की बैठक से इतर पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक और वैश्विक कदम उठाते हुए भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की उपस्थिति में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। गठबंधन का मकसद पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देना है। इस गठबंधन में अमेरिका, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यूएई और बांग्लादेश शामिल हैं। इससे पहले भारत फ्रांस के साथ मिलकर ग्लोबल सोलर अलायंस की शुरुआत पहले ही कर चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कई बड़े बायोफ्यूल उत्पादक देशों के जुड़ने से नए युग की शुरुआत हुई है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस नहीं है। This is more than an intergovernmental process. It has the stakeholders, it has the producers of biofuels. ब्राज़ील में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है यूनिका, वो है, यूएस में ग्रेन काउंसिल है, और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल बिकॉज दिस पोटेंशियल। अभी तो शुरुआत हुई है। 19 is the countries now, including both producers, consumers, some G20 invitees. But I think the process has just begun. प्रधानमंत्री ने G20 बैठक में सभी देशों से फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ओर से पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने का प्रस्ताव किया जाता है, और ग्लोबल गुड के लिए दूसरे ब्लेंडिंग विकल्प पर भी काम किया जा सकता है, जिससे एनर्जी सप्लाई में बाधा न हो। भारत ने 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। बायोफ्यूल का मतलब पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी या फिर फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। बायोफ्यूल्स को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण के प्रदूषण में भी कमी आएगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस अलायंस का हमारे देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर अरुणिमा घोष, जो कि फाउंडर हैं काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, और अविनाश शर्मा, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अविनाश, आप से शुरुआत करते हैं। अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो इंडिया की तरफ से लिया गया ये कदम कितना बड़ा कदम है पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए? थैंक यू। अगर जैसा आपको मालूम होगा, यूएस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल का, सेकेंड लार्जेस्ट है ब्राजील, और अब तीसरे स्थान पे भारत है, बट काफ़ी पीछे है। अगर यूएस और ब्राजील का लें तो वर्ल्ड मार्केट में ये दोनों मिला के करीब 85% शेयर इनका है। इंडिया का सिर्फ 3%, और इंडिया नंबर 3 पोजीशन पे। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बाकी देश कितने पीछे हैं। या तो वहाँ पे इथेनॉल या जो सीबीजी की पहल हुई ही नहीं है, या उनको समझ नहीं। तो ये ग्लोबल अलायंस जो बनाया गया है,
इसके का अभी जैसा हरदीप पुरी साहब ने बताया 19 कंट्री इसमें जुड़ चुके हैं, करीब 11 वर्ल्ड बॉडीज जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। अब जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कोई एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं होता है, जी जी। यूएई में कोई एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो कंज्यूमर्स भी होंगे और उनके तरफ हम थोड़ी उनको मदद करेंगे टेक्नोलॉजी से, मशीनरी से। और हमारे इंडिया का टारगेट 2025 का 20% का है। अगर वर्ल्ड का भी 20% हो जाता है 10 साल में, 15 साल में, ये बहुत बड़ी उपलब्धता होगी टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पोल्यूशन, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। घोष साहब ये कह रहे हैं, अविनाश कह रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी पहल होगी अगर वैश्विक स्तर पर हम 20% ब्लेंडिंग को लेकर के जाते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हम बायोमास पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? क्या हम समझे कि ये फ्यूचर का फ्यूल है, इस पर पूरी दुनिया शिफ्ट कर सकती है सस्टेनेबल एनर्जी के लिहाज से? देखिए, हमारे G20 प्रेसिडेंसी में फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर लेके काफ़ी बात हुआ है, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी तभी हो रहा है जब पूरे विश्व में एक एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस हो गया है। अब एक तरफ तो आपके जो सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो चल रहा है, लेकिन जब तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम तमाम पे नहीं आ जाते, हमें लिक्विड फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, शिपिंग के लिए चाहिए होगा, सस्टेनेबल एविएशन के लिए चाहिए होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें आप देखिए, इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इसमें क्या रहेगा? एक कि ब्राजील में जैसे शुगर केन बेस्ड बायोफ्यूल होता है और यूएस में मेज कॉर्न बेस्ड बायोफ्यूल होता है, इंडिया में दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात, हम नॉन फूड क्रॉप्स के बेसिस पे बायोफ्यूल्स का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा फूड सिक्योरिटी के लिए और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तीसरी बात, जो डिमांड मार्केट जो इंडिया क्रिएट कर सकता है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अब एनर्जी मार्केट इंडिया का है। हमारा टोटल एनर्जी डिमांड 2 से 3 गुना बढ़ेगा 2050 तक। तो ये डिमांड क्रिएशन, सस्टेनेबल प्रोडक्शन और फिर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, इन सब का मिश्रण के लिए हमने ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का स्थापना तैयार किया। अविनाश, लेकिन इससे किसानों को क्या फायदा होगा? ये समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े स्तर पर G20 के बड़े नेता ये सारी बातें करते हैं, इंटरनेशनल अलायंस तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन क्या इसका जमीन पर कुछ असर पड़ेगा? क्या किसानों को भी इसका कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, 100% फायदा मिलेगा। बिकॉज आज अगर मैं सिर्फ एग्जांपल दूं मक्के का, मेज का, मेज ऐसा क्रॉप है जो इंडिया में काफी प्रोडक्शन हो रहा है। 4 साल पहले करीब 28 मिलियन टन होता था, आज करीब 33 से 34 मिलियन टन हो रहा है। इंडिया करीब 1.5 से 2 मिलियन टन हर साल एक्सपोर्ट करता है मेज। ना एक एमएसपी सरकार फिक्स करती है, बट एफसीआई या स्टेट एजेंसीज बेसिकली जो एमएसपी पे खरीदती है वो चावल, पैडी होती है या वीट होता है। जी। तो मक्का कोई नहीं खरीदता, क्योंकि आगे वो एफसीआई बेच नहीं पाएगा या स्टेट एजेंसीज नहीं बेच पाएंगे। हमारे जो मक्का के किसान हैं, इनको शायद ही कभी एमएसपी मिलता है उनके मेज के लिए। 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 10 सालों की बात करूं तो इनको मक्के का नहीं मिलता है एमएसपी। जब ये इथेनॉल प्लांट्स या बायोफ्यूल प्लांट्स जाके गांव में या रूरल एरिया में सेटअप होंगे, तो डायरेक्टली ये जो मक्के के जो किसान हैं ये डायरेक्टली सप्लाई करेंगे। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने अपना प्लांट स्थापित किया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, पूर्णिया में, जो मक्का बेल्ट है। और अभी डायरेक्टली जो मक्का किसान है अपने ट्रैक्टर में रोज हमारे फैक्ट्री पे पहुंचा जाते हैं मक्का, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम लोग रेगुलरली आपको देंगे, और उनको हम नेक्स्ट डे पेमेंट करते हैं। तो नंबर 1, इनकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर। नंबर 2, उनको जो प्राइस मिलता है बढ़िया और बेहतर प्राइस मिलता है एज कंपेयर टू ओपन मार्केट। तो ये जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा ये बायोफ्यूल इंडस्ट्री सेटअप होंगे रूरल एरियाज का भी प्रगति होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो बिहार के जो लेबर हैं, बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, उनको भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। डॉक्टर घोष, अगर ये इंटरनेशनल अलायंस सफल होता है और ग्लोबल स्तर पर भारत की जो पहल है उसको जमीन पर ले आने में सफलता मिलती है, तो इंटरनेशनल जो एनर्जी प्राइसेस हैं उस पर कितना इंपैक्ट देख रहे हैं? कितना बड़ा बाजार जो कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पे इंपैक्ट डाल सकता है? थोड़ा कुछ एनालिसिस है आप लोगों की? देखिए, अभी आपने अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट किया कि जो क्रूड ऑयल है उसका अभी
$92 का रेट चल रहा है। हमारा जब बजट बनता है, वो पूरा बजट एक्सरसाइज बनता है कि अच्छा वो $60 का बैरल होएगा, $70 का बैरल, $80 का बैरल होएगा। ये एक अनसर्टेनिटी बना रहता है। और ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये विकासशील देशों का सबका ये चैलेंज रहता है कि ओवरऑल जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में, उसको वो फ्लक्चुएशंस थोड़ा कम कैसे किया जाए। तो इसका इम्पैक्ट, ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है, इसका इम्पैक्ट अभी अगले साल में नहीं होएगा। लेकिन ये इसीलिए ये जो फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर की जो बात की है हमारे G20 प्रेसिडेंसी में, ये है कि जो आगे हम जैसा ऊर्जा का जो मार्केट बनेगा, उसमें विकासशील देशों का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि हम सिर्फ रूल टेकर्स नहीं बनेंगे, हम रूल मेकर्स बनेंगे। हम प्राइस टेकर्स नहीं बनेंगे, प्राइस मेकर्स बनेंगे। बिल्कुल। और इससे एक एनर्जी सिक्योरिटी, प्राइस सिक्योरिटी, फिस्कल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात आ जाती है। तो इसलिए ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में अगले साल नहीं, लेकिन अगले 10-20 साल में आप एक पूरा डिसरप्शन देखेंगे। वो आप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ देख लें या फ्यूल्स की तरफ देख लें, एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट रहेगा जिसमें विकासशील देश, स्पेशली भारत, लीड लेता हुआ नजर आएगा, इसके लीड पे रहेगा। बिल्कुल सही कहा। और ये डिस्ट्रप्शन जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अविनाश, लेकिन आप चूंकि जमीन पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए कि स्किलिंग के लिहाज से पूरा सेक्टर कैसा है, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, अगर कोई युवा देख रहा है इस कार्यक्रम को, तो बायोफ्यूल का सेक्टर आगे आने वाले दिनों में किस तरह से पोटेंशियल दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, और कैसे स्किलिंग के पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं आप? देखिए, अगर नंबर्स की बात करें तो जो नीति आयोग ने जो इंडिया के लिए 2025 का जो टारगेट लिया है कि हमें अगर 20% ब्लेंड करना है इथेनॉल विद पेट्रोल, तो उनका है कि करीब 14 बिलियन लीटर, मतलब 1400 करोड़ लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए, एनुअल कैपेसिटी देश में, जिससे करीब 10 बिलियन लीटर या 1000 करोड़ लीटर जाना होगा फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज हमारी जो कैपेसिटी है करीब 600 से 700 करोड़ लीटर की कैपेसिटी, तो ये 700 करोड़ को हमें 1400 करोड़ करना है। तो एक जो कंस्ट्रक्शन जब पीरियड होगा, उस समय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेबर इंटेंसिव होता है जब कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, और ये देश में हर कोने में होगा, जहां जहां चावल है, जहां जहां शुगर केन है, जहां मक्का है। तो आप देख लें, जहां शुगर केन है वहां अगर मक्का नहीं है तो मक्का दूसरे प्रदेश में, तो डायरेक्ट एक ये होगा। दूसरा है कि एक जो एवरेज साइज प्लांट अगर लूं जो 1 लाख लीटर इथेनॉल डेली बनाता है, तो उसमें करीब 100 लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और अनदर 50 से 60 लोगों का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ लेबर, अनस्किल्ड लेबर, जो इधर से उधर क्लीनिंग स्टाफ हुआ या जो मेंटेनेंस स्टाफ हुआ। तो ये तो डायरेक्टली 150 है। प्लस आप देखें अगर ट्रांसपोर्टेशन में कितना मूवमेंट होगा ऑफ द फूड ग्रेन्स, ऑफ द फ्यूल, ऑफ द इथेनॉल, तो उसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगा। आप वक्त मेरे पास इतना ही है। डॉक्टर अनुभा घोष, फाउंडर CWW, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अविनाश वर्मा जी, जो कि ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये जो वेस्टेज होता है, फूड वेस्टेज, जो करीब 90,000 करोड़ का पूरे साल भर में हम लोग करते हैं, शायद उसमें भी एक बड़े लेवल पे कमी आएगी अगर हम बायोफ्यूल पे फोकस करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। एप्पल ने अपनी सीरीज आईफोन सीरीज 15 को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज के तहत आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो प्लस को पेश किया गया है। आईफोन 15 सीरीज को टाइप सी पोर्ट और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया गया है। चार्जिंग के मामले में ये कंपनी का सबसे बड़ा बदलाव है। आईफोन 15 प्रो वेरिएंट के साथ कंपनी ने टाइटेनियम डिजाइन पेश किया है। एप्पल के मुताबिक नए आईफोन के प्रो मॉडल में उसी टाइटेनियम ग्रेड का इस्तेमाल हुआ है जो नासा के मार्स रोवर में हुआ था। आईफोन 15 प्रो अब तक का सबसे हल्का प्रो मॉडल होगा। आईफोन 15 सीरीज भारतीय बाजार में 15 सितंबर से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही सीरीज 9 की वॉच भी लॉन्च की गई है और कंपनी का दावा है कि ये बिल्कुल कंपनी जो कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट है, इसको की लॉन्च किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इकोनॉमी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है।
तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो आज के फोकस में हमने चर्चा की बायोफ्यूल की। स्पष्ट तौर पर यह नया सनराइज सेक्टर है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं आने वाली हैं। लेकिन हम इस सीरीज में लगातार ऐसे सेक्टर्स की बात करते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी बड़ा पोटेंशियल रखता है और साथ ही साथ चर्चा करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी अपने इस खास सीरीज में। तो इकॉनमी टुडे के साथ आप बने रहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप डीडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इकॉनमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।